बात अब कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी की सियासत में इस समय राहुल गांधी के एक बयान से घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने शनिवार को बयान दिया था कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने मायावती को सीएम उम्मीदवार बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मायावती ने उसे ठुकरा दिया। मायावती ने आज राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठा तक बता दिया। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। राहुल गांधी ने कल मायावती पर हमला किया तो आज मायावती अपने तीखे तेवरों के साथ मैदान में उतरे। सियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। बीएसपी को कमजोर व खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कल एक किताब के विमोचन समारोह में राहुल गांधी ने दलित राजनीति को लेकर मायावती और बीएसपी पर कई टिप्पणियां की थीं। राहुल गांधी ने कल ही दावा किया था कि उन्होंने मायावती को यूपी में सीएम चेहरा बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मायावती ने जवाब नहीं दिया। इस पर मायावती ने राहुल गांधी को झूठा बता दिया। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मायावती को सीबीआई और ईडी का डर है, तो मायावती ने आज राहुल गांधी पर पलटवार किया। पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। इनका बेटा श्री राहुल गांधी भी बीएसपी व इस पार्टी की मुखिया पर आए दिन बीजेपी के साथ मिलने का ये कहकर गलत आरोप लगाते रहते हैं, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इन सब से जुड़े मामले हमने केंद्र में रही किसी भी पार्टी की सरकार की मदद से नहीं, बल्कि सभी सरकारों के खिलाफ जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। मायावती ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस की लगातार होती हार पर चुटकी भी ली। सियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। मामला साफ है कि मायावती को कांग्रेस की बात बेहद चुभी है और इसी वजह से मायावती ने सामने आकर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। अब खबर यूपी के पड़ोसी यानी बिहार से कर लेते हैं शुरुआत, जहां पर एक पोस्टर पर राजनीति गर्मा गई है। पोस्टर से आरजेडी के अंदर खाने में हलचल अब तेज हो गई है। इस पोस्टर से कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं, जिसमें से एक कयास तो ये है कि जैसे लालू के साथ राबड़ी देवी का अचानक राजनीति में पदार्पण हुआ, वैसे ही बिहार की राजनीति में एक और महिला की एंट्री होने वाली है क्या? आखिर पूरा मामला क्या है, हमारे सहयोगी शशांक कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना में कई जगह एक पोस्टर लगा है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। हम आपको खुद दिखाना चाहेंगे। तेजस्वी यादव के साथ पोस्टर में उनकी पत्नी राजश्री नजर आ रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पोस्टर में तेजस्वी की पत्नी राजश्री की तस्वीर है। और इस पोस्टर में गौर करने वाली बात है कि इसमें से राबड़ी देवी गायब हैं, तेज प्रताप को भी यहाँ जगह नहीं मिली है और लालू यादव का भी जो कद है वो छोटा कर दिया गया है। अनिल सम्राट आरजेडी के नेता हैं जो आरा बक्सर से इस बार एमएलसी का चुनाव लड़े थे, उन्होंने अब पोस्टर लगवाया है, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इस पोस्टर पे सवाल उठ रहे हैं, कई नज़रिए से इसको देखा जा रहा है।
आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी पोस्टर में नज़र आ रही हैं। अब चर्चा इस बात की है कि आरजेडी के तरफ से राशि को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसलिए पोस्टर में वो नज़र आ रही हैं। अब संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय में राजश्री सक्रिय राजनीति में आ जाएं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच कल ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोनों देशों के बीच कई लिहाज से महत्वपूर्ण ये बैठक जो कि कल होने जा रही है। दोनों नेता कल वर्चुअली जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ और कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। दोनों नेताओं के बीच, दोनों देशों के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि वर्चुअली कल होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये बैठक, बड़ी खबर इस वक्त की। तो कल का दिन महत्वपूर्ण होगा दोनों देशों के हिसाब से। दोनों देशों के बीच जो ये बैठक होनी है कल वर्चुअली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। कल ये महत्वपूर्ण दिन होगा और दोनों ही नेता जिस तरीके से एक दूसरे देशों के तहत कई महत्वपूर्ण समझौते भी हो सकते हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। ये दो नेताओं के बीच जो बैठक होनी है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, आपसी संबंधों, दोनों देशों के जो सामरिक संबंध हैं, उन तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा संभव है कि कल इस बैठक में होगी जो कि वर्चुअली होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों देशों के जो नेता हैं ये बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ जो विचार हैं वो साझा करेंगे और वर्चुअली बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होनी है, जिसमें साउथ एशिया में जो मौजूदा इस वक्त डेवलपमेंट्स है उनको लेकर भी चर्चा होगी। इंडो पैसिफिक रीजन और साथ ही ग्लोबल इश्यूज होंगे जिन पर आपसी सहमति बनाने की एक कोशिश होगी। और ये जानकारी एमईए की तरफ से दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, इस बैठक से पहले, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को लेकर चर्चा की जानी है। तो दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण होगी ये बैठक। कल देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होगा इस बैठक में। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं वॉशिंगटन से। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, सबसे पहले तो ये बताइएगा कल का दिन महत्वपूर्ण क्यों है दोनों देशों के लिए? इस बैठक में क्या कुछ होना है? देखिए, सबसे पहले तो अहमियत इस बात की है कि 2+2 डायलॉग, यानी काफी समय से ये जो बातचीत चल रही थी दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की, और ये बाइडेन प्रशासन की पहली मुलाकात है दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की, जिनकी चौथे दौर की 2+2 डायलॉग है। ये 11 अप्रैल को शेड्यूल हुई है और उसी दिन दोनों देशों के जो नेता हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके बीच में वर्चुअल संवाद होगा, उनके बीच में बातचीत होगी और उसके साथ ही ये 2+2 डायलॉग होगा। यानी भारत और अमेरिका के जो रणनीतिक रिश्ते हैं, उनकी जो रणनीतिक साझेदारी है, उसकी नई दिशा और उसका आगे का रास्ता कैसा हो, इसका डायरेक्शन इस बातचीत से तय होना है। क्योंकि भारत की सेनाओं के आधुनिकीकरण का मसला हो या रणनीतिक तौर पर इंडो पैसिफिक के इलाके में, हिंद प्रशांत के इलाके में चीन की बढ़ती हुई चुनौती से मुकाबले की तैयारियां हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत अहमियत रखती है, महत्व रखती है। और इसी के मद्देनजर ये 2+2 डायलॉग हो रहा है। इसमें जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे आधुनिक ड्रोन भारत को मुहैया कराने का मामला हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ये वो तमाम जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, उसमें अमेरिका किस तरीके से भारत के आधुनिकीकरण में भूमिका निभा सकता है, खासतौर पर भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण ये है कि दोनों देशों के बीच बाइडेन राज में ये पहली बैठक होने जा रही है। हालांकि वर्चुअली ये बैठक होगी और कई मायनों में महत्वपूर्ण भी होगी। शुक्रिया फिलहाल आपका प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे हम डिटेल्स लेते रहेंगे। कई जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। विनोद बंसल ने सरकार से मांग की है कि कुतुब मीनार के प्राचीन मंदिर को दोबारा से स्थापित किया जाए और वहां पूजा की अनुमति लोगों को दी जाए। कुतुब मीनार परिसर में जो शिलालेख लगा हुआ है, वो शिलालेख इस बात को कहता है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके वो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे। और उसमें ये भी कहा गया कि इस्लाम का एक तरफ परचम लहराने के लिए और हिंदुओं को एक तरह से चिढ़ाने के लिए, उनका जो भाव ये था कि उसका वर्चस्व दिखाने के लिए ये सब स्ट्रक्चर बनाया गया था। और आप देखिए कि एक जगह तो जो मस्जिद के चारों तरफ जो नाला है, नाले के ऊपर गणेश जी भगवान को रखा हुआ है कि मैं कैमरा नहीं ले जा सकता, ये नहीं ले जा सकता, ये काम नहीं कर सकता, वो नहीं भी कर। लेकिन जिहादी फोर्सेज आज भी वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? इस देश के अंदर
दो समुदाय के बीच में इतना सौतेला व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं होता। जो 27 जिन मंदिरों की चर्चा हो रही है, उन मंदिरों को पुनर्स्थापित करके और उनका आलोक वापस लाने की आवश्यकता है। उनका जो हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। हिंदू समाज बीते सालों में जो कुछ किया है उसका बदला लेने के लिए अब सारे विपक्षी एक साथ हैं। पाकिस्तान में बदलापुर का इतिहास पुराना है और न सिर्फ राजनेता बल्कि 3 महिलाएं भी हैं जिनकी भूमिका इमरान को चक्रव्यूह में फंसाने में अहम रही है। सवाल यह है कि बदलापुर में फंस चुके इमरान क्या जेल जाएंगे? सत्ता से तो इमरान को कर दिया गया गेट आउट, लेकिन इमरान के बेदखल होते ही शुरू हुआ है पाकिस्तान की सियासत का बदलापुर। ये वो बदलापुर है जिसके चक्रव्यूह में फंस चुके हैं इमरान, उनके करीबी लोग और यहां तक के करप्शन के आरोपों में घिरी उनकी बीवी की जिगरी दोस्त। और सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं, इमरान की एक तलाकशुदा बेगम भी लेना चाहती है हारे हुए कप्तान से इंतकाम। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सत्ता से बेदखल होते ही इमरान खान न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री हो गए बल्कि उनके और उनके करीबी लोगों के बुरे दिनों का आगाज भी हो गया। PMLN अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने सत्ता से निकाले गए इमरान खान को बड़ा संदेश देते हुए इशारा दे दिया कि आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। पाकिस्तान की सियासत में बदलापुर की रिवायत आम है और इसकी वजह से कई प्राइम मिनिस्टर जेल जा चुके हैं। अब इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ाम हैं और उनके ऊपर भी ये तलवार लटकी हुई है। ये बदलापुर का नया चैप्टर है। इधर आधी रात को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, इमरान खान की कुर्सी खिसकी और उधर इमरान खान के प्रवक्ता डॉक्टर अरसलान खालिद के घर छापेमारी शुरू हो गई। इमरान की पार्टी PTI ने ट्वीट करके बताया, बेहद परेशान करने वाली खबर, इमरान खान के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अरसलान खालिद के घर छापेमारी हुई है और सभी के फोन छीन लिए गए हैं। शिकस्त खाए पूर्व क्रिकेट कप्तान जाते जाते ये रिकॉर्ड तो अपने नाम कर ही गए कि पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले वो पाकिस्तान के पहले PM बन गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में बदला लेने का इतिहास पुराना है। सत्ता से हटने के बाद इमरान के देश छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, मगर इस्लामाबाद में सेना तैनात कर दी गई है। देश का कोई भी नेता या अफसर बिना NOC के मुल्क नहीं छोड़ सकेगा, यानी इमरान के देश छोड़ने पर भी रोक लग गई है। पाकिस्तान के बदलापुर का तीसरा निशाना बने हैं इमरान के करीबी। इमरान खान के साथ साथ पार्टी में उनके सबसे करीबी नेताओं फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी याचिका दायर की गई है। तीनों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में डाले जाने की मांग की गई है। यानी इमरान की सरकार जाते ही पाकिस्तान बदलापुर में तब्दील हो चुका है और निशाने पर इमरान खान ही हैं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में PM को पद से हटाने के बाद उनके खिलाफ न्यायिक जांच कराने का चलन रहा है। खुद इमरान के सत्ता में आने के बाद 2019 में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व PM नवाज शरीफ को घोटालों के मामले में जेल जाना पड़ा था। वहीं पिछले साल विपक्षी नेता शहबाज शरीफ को भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल जाना पड़ा था। इमरान पिछले कई महीनों से शहबाज शरीफ पर बुरी तरह हमलावर भी थे। जाहिर है शहबाज शरीफ ना तो अपने ऊपर और ना ही अपने भाई नवाज शरीफ के उस बुरे समय को भूले हैं जब जेल में बहुत बुरे दिन कटे थे। अब जब वक्त बदला है तो शहबाज शरीफ ने इमरान की जिंदगी में आने वाले बुरे वक्त का इशारा भी कल ही दे दिया। इमरान खान वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक कानून पास किया था NAP, और इस कानून के आधार पर इमरान खान ने अपने विरोधियों को बुरी तरह परेशान भी किया था। यही वजह है कि विपक्षी नेताओं में बदले की भावना इतनी गहरी है कि पाकिस्तान में इमरान विरोध में आए PPP और PMLN की विचारधारा भले ही बिल्कुल अलग हो, लेकिन इमरान के खिलाफ ये एक होकर लड़े। खुद पर फर्जी मामलों में कार्रवाई का जाल बिछता देख इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इमरान से बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। बात सिर्फ शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो की नहीं है। इमरान की इस बुरी हालत के लिए 3 महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। पहली विपक्ष की दिग्गज नेता मरियम नवाज, दूसरी इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम की दोस्त फराह खान और तीसरी इमरान की बेगम रही रहम खान।
विपक्षी नेता मरियम नवाज ने इमरान की हर गलती को पिछले कुछ दिनों से विपक्ष का हथियार बनाया और इमरान पर लगातार तीखे हमले करती रही। इससे पहले पाकिस्तान को संबोधित करते हुए इमरान खान ने जब भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी और यहाँ की नीतियों को खुददारी बताया था, तब मरियम नवाज ने ट्वीट कर हमला बोला था। कुर्सी जाति देख पागल हुए जा रहे इस शख्स को कोई बताए कि उन्हें उन्हीं की पार्टी के द्वारा हटाया जा रहा है। अगर आपको भारत इतना ही पसंद है तो आप पाकिस्तान की जिंदगी को छोड़कर भारत चले जाएं। मरियम नवाज ने पिछले कुछ हफ्तों में इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बेगम की करीबी दोस्त फराह खान पर भ्रष्टाचार के तीखे आरोप लगाए। इमरान के सत्ता में आने के बाद से इमरान की करीबी फराह खान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। फराह खान और फराह शहजादी की संपत्ति 4 गुना बढ़ी। 2017 में फराह की संपत्ति 23 करोड़ रुपए थी। 2021 में ये बढ़कर 97 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हुई। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग में इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी पर भी आरोप लगे, यानी इमरान पर जेल की तलवार लटकी है। रिपोर्ट के मुताबिक फराह और उनके पति एहसान जमील गुर्जर देश छोड़कर दुबई जा चुके हैं, लेकिन पीएम पद से हटने के बाद इमरान, बुशरा और फराह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल सकते हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर इमरान गिरफ्तार तक हो सकते हैं। बदलापुर के चक्रव्यूह में इमरान के खिलाफ माहौल बनाने वाली तीसरी महिला ना तो पार्लियामेंट की मेंबर है और ना ही उसका राजनीति से कोई ताल्लुक है, लेकिन ये महिला इमरान की बर्बादी का जश्न मनाने कल नेशनल असेंबली में मौजूद थी। ये महिला है इमरान की तलाकशुदा बेगम रहम खान, जो अपने पूर्व पति से लेना चाहती है इंतकाम। यानी जो इशारे हैं वो साफ बता रहे हैं कि बदलापुर की जो पुरानी रिवायत पाकिस्तान की सियासत में चलती जा रही है वो अब भी बरकरार और कायम है। इमरान ने जो किया उसका हिसाब अब हुक्मरान मांग रहे हैं और इस बदलापुर के नए चैप्टर में इमरान मुश्किल में है। एबीपी न्यूज़ के लिए इस्लामाबाद से हमजा अमीर। आज रामनवमी का त्योहार है और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरी नारायण में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया है। ये सेंटर 90 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इस सेंटर में रामायण कालीन घटनाओं को पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आदिकाल से केंद्र रहा है। इस केंद्र में हम लोगों ने 3 नदियों को मिलते हुए हम देखते हैं। यहाँ त्रेता युग, द्वापर युग का भी समागम यहाँ दिखाई पड़ता है। वहीं आज इस शिवरी नारायण के गोद में प्रदेश भर के आए हुए लोगों का भी समागम हुआ है। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय साथियों, आज रामनवमी है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस नवरात्रि का विशेष महत्व। गांव-गांव में शीतला और शीतला में जवारा और जवारा के साथ साथ सेवकों के द्वारा सेवा गीत और साथ ही घरों में भी जवारा बोने का काम होता है। और जितने भी हमारे देवी विराजे हैं, चाहे वो दंतेश्वरी हो, चाहे बमलेश्वरी हो, चाहे महामाया हो, बिलई माता हो, चाहे अन्य जगहों में आप देखेंगे सभी जगह जोत जवारा बोया जाता है। लोग उपवास रखते हैं 9 दिन तक के। और आज रामनवमी के दिन, भगवान राम के अवतरण दिवस के दिन कन्या भोज भी कराते हैं। अपने इष्ट मित्रों को बुला के भोजन भी कराते हैं। और अब बात उस परेशानी की जो पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। गर्मी का सितम जैसे ही शुरू हुआ, राजस्थान के कई शहरों और गांवों में पानी की किल्लत होना शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने पाली के गांव में पानी की कमी से पैदा हुए हालातों का जायजा लिया। पीने के पानी को लेकर संघर्ष करते लोगों की ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की है।
गांव में दिन का एक बड़ा हिस्सा पानी के बंदोबस्त में ही गुजर जाता है। गांव में बनी ऐसी 5 टंकियां ही पानी का जरिया है, जिनमें सरकारी टैंकर लाकर पानी भरते हैं। पानी इतना खारा है जिसे पीना बेहद मुश्किल है, पर मजबूरी है, क्या करें, यही पानी पीना पड़ता है। अगर पानी बड़े बर्तनों में भर ले तो घर तक लाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल पानी ले जाने के लिए कर रहे हैं। अपनी पड़ताल के अगले चरण में हमारी टीम पहुंची सिरधरी गांव में। यहाँ भी हालात बड़े खराब थे। पानी से भरा कंटेनर रखने के लिए जैसे ही एक ट्रक यहाँ आया, गांव के लोग टूट पड़े। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई पानी के लिए संघर्ष करता दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसे ट्रक 2-3 दिनों के बाद आता है। पाली जिले के दर्जनों गांव में पानी की किल्लत पर प्रशासन ने कभी सुध नहीं ली। साल 2002 में मीठा पानी गांव तक पहुंचाने के लिए जोधपुर से 40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन रखरखाव की कमी से वो भी जर्जर हो गई और लोगों के सामने पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो अभी आपने देखा कि पाली में पानी के लिए लोग किस कदर संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने गांव के लोगों से जाना कि वो पानी के लिए किस तरह का संग्राम कर रहे हैं। पाली के रोहित इलाके में अगर बात की जाए लोगों को पानी किस तरह से उपलब्ध है, तो उसकी बानगी आप इस पानी से समझ सकते हैं। क्योंकि रोहित में जिस प्रकार से पानी की सप्लाई होती है वो खाड़ा बांध के पानी से होती है, जिसका नाम ही खाड़ा इसलिए क्योंकि वहां पर 6 महीने बाद पानी खुद ब खुद खारा हो जाता है। ये तमाम महिलाएं जो अपना घर के कामकाज को छोड़कर पानी भरने के काम में लगी रहती हैं, और यकीन मानिए इस पानी भरने के काम में लोगों की दिनचर्या पर इस कदर असर पड़ता है कि बच्चियों की स्कूल की पढ़ाई तक छूट जाती है। पढ़ाई क्यों छोड़ी? पानी की वजह से। क्या दिक्कत थी? मतलब पानी नहीं था तो पानी भरना पड़ता है। तो घर में कौन कौन है? मम्मी पापा सब है। तो वो लोग पानी नहीं भरते? हमें भरना पड़ता है, काम पे जाते हैं वो सब। वो लोग काम पे। जी बताओ, ये पानी लेके आई हो आप, ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। पीना पड़ता है। क्यों पीते हैं? मजबूरी के लिए। साफ पानी नहीं है? नहीं। तो ये बताओ, तुम ऐसे पानी भरते हो, पढ़ाई वढ़ाई का नुकसान नहीं होता? नहीं, पढ़ाई भी करता हूँ ना। करते हो? तो पानी लेने ऐसे कितनी बार आते हो पूरे दिन में? 10 बार। 10 बार साइकिल से? हाँ। और कहाँ है तुम्हारा घर? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। जो गंदा है ये पानी? गंदा है तो क्या है, मजबूरी है, पीना पड़ता है। क्यों साफ पानी नहीं आता आपके यहाँ? नहीं आता है। तो ये गाँव में ये जो सप्लाई है ये इसी तरीके से होती है? इसी तरीके से होती है। तो लोग बीमार नहीं होते? पर बीमार होते हैं, पर क्या करें, ये मजबूरी है हमारी, पीना पड़ता है इसको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।